अभी तक पाकिस्तान में बम तो छोड़िए, एक सुतली बम तक नहीं फटा है कि अगर आज इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान कल पूरा विश्व पाकिस्तान के साथ खड़ा था, लेकिन वो अकेली शेरनी थी और उस नहीं सह पाई उस अत्याचार को जो बांग्लादेश में कर रहे थे हरामी पाकिस्तान। क्यों नहीं बचाने गए अपने भाइयों को? क्या वो आपके भाई नहीं है? हमास उठ नहीं पाएगा, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। कब तक सहेंगे हम, कब तक सहेंगे? जैसे देश आतंकवाद से परेशान है सदियों से, ऐसे ही हमारा उत्तर प्रदेश सदियों से इतिहास योगी जी को याद रखेगा आने वाले टाइम तक। कि हमारे प्रधानमंत्री के पीछे न केवल हिंदू खड़ा है, मुसलमान भी खड़ा है। कब उन आतंकवादियों के पनाहगारों को मारा जाएगा? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश भारद्वाज, आवाज दिल से मैं आज आपके साथ लेके आया हूं एक ऐसा टॉपिक कि जिसके बारे में आज हम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व नजरें गड़ाए बैठा है। जी हाँ, जैसा कि आपने पहलगांव के बारे में सुना होगा। पहलगांव की इंसिडेंट को आज 13 दिन हो चुके हैं। 13 दिन बाद अभी तक पाकिस्तान में बम तो छोड़िए, एक सुतली बम तक नहीं फटा है। और क्यों 13 दिन बाद हमें आज श्रीमती इंदिरा गांधी की याद आई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक तबका जो कि याद कर रहा है कि अगर आज 2025 में इंदिरा गांधी होती तो उनका पाकिस्तान को लेकर क्या रिएक्शन होता, वो क्या करती? क्या वो अभी तक 13 दिन तक इंतजार करती या फिर पाकिस्तान पर आक्रमण कर चुकी होती? इन्हीं टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन जब बात इंदिरा गांधी की आती है तो हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में पीछे जाना होगा, जानना होगा कि क्यों इंदिरा गांधी को हम आज याद कर रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि 1971 का जो युद्ध हुआ बांग्लादेश से, उसके कारण क्या थे? वो इतना युद्ध जरूरी हिंदुस्तान के लिए क्यों हुआ, जबकि हिंदुस्तान का उस युद्ध में कोई इन्वॉल्वेशन ऐसा था नहीं कि हिंदुस्तान को युद्ध करना पड़ता? क्योंकि वहां पे अत्याचार बांग्लादेशियों के साथ हो रहे थे, बल्कि उस वक्त तो खुद पाकिस्तानी ही थे। बांग्लादेश जब बना तब बांग्लादेशी हुए। वो कभी इन पूर्वी पाकिस्तान वालों को अपना हमसाया, हम सफर, हम वतन और भाई मान ही नहीं पाए। उन्होंने हमेशा रंग भेद पर उनकी टिप्पणियां की और वो कभी इनको अपना ही नहीं पाए। तो वहां के हालात ऐसे हो चुके थे उस वक्त दोस्तों कि पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों को अपना हक छीनने की नौबत आई। तब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ और पाकिस्तान के सभी नेताओं के खिलाफ, जो भी पश्चिमी पाकिस्तान के थे, उनके खिलाफ उन्होंने हथियार। तो वहां की जो पाकिस्तान आर्मी थी, उन्होंने बांग्लादेशियों की बहन, बेटी, माँ, उनके साथ रेप किए, बांग्लादेशी लोगों को जलाया, काटा और बहुत अत्याचार किए दोस्तों। ये सब चीज हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी देख रहा था। हालांकि वो मैटर पाकिस्तान का था, दोनों आपस में लड़ रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान को जरूरत क्या पड़ रही थी? क्योंकि दोस्तों वहां पे बलात्कार किसी औरत के साथ नहीं, किसी माया बेटी के साथ नहीं, एक स्त्री के साथ हो रहे थे, एक इंसानियत के साथ हो रहे थे, जो कि शायद उस वक्त के हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए बांग्लादेश पर आक्रमण कर दिया। तो जिस समय बांग्लादेश पर आक्रमण किया, उस वक्त की बात करें तो दोस्तों हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम कुछ टाइम पहले ही, 6 साल पहले ही 1965 के युद्ध से निकले थे। तो अगर हम इकोनॉमी को देखते, जैसे कि आज की सरकारें हमारी देख रही हैं कि इकोनॉमी को देखते, तो शायद ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े कभी ना हो पाते। तो दोस्तों जिस वक्त 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उस वक्त हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इंदिरा गांधी जी को मां दुर्गा की उपाधि दी थी कि ये इंदिरा नहीं, ये दुर्गा है। ऐसा क्यों? उन्होंने कभी अत्याचार नहीं सहा। उनको विश्वास था अपनी इंडियन आर्मी पर, उनको विश्वास था
एयरफोर्स पर, उनको विश्वास था अपनी नेवी पर, उनको विश्वास था हमारे एक एक हिंदुस्तानी पर कि पूरा देश उनके साथ है। और इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। यहीं पे एक बात और आती है, आपको याद होंगे भिंडरेवाला, उन्होंने क्या किया कि वो हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करना चाहते थे। इंदिरा गांधी जी चाहती तो इसको भी लाइटली ले लेती कि टुकड़े तो क्या होंगे, देखेंगे, उसको जेल में डाल देंगे, लेकिन उन्होंने भिंडरावाला को उसकी औकात याद दिलाई और हमारे देश का विभाजन होने से बचाया। पर कोई नहीं, वो इतिहास का पन्ना था। बात करते हैं वर्तमान की कि क्या अगर आज इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर होती तो पहलगाम वाला वाकया करके ये पाकिस्तानी, ये आतंकवादी ऐसे ही चले जाते, आराम से चैन की नींद सोते? क्या आज 13 दिन बाद भी हम इस पे डिबेट कर रहे होते कि पाकिस्तान पे आक्रमण होगा या नहीं? इसी को जानने के लिए दोस्तों अभी हम फिलहाल वर्तमान की बात करते हैं कि जब से अब तक इन 13 दिनों में हुआ क्या क्या है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है 22 अप्रैल की घटना थी पहलगांव की। वहां पे 28 हमारे सेनानी जो कि अपने परिवार के साथ घूमने गए थे कश्मीर में, उनको आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। किसी का बाप छीना, किसी का बेटा छीना, किसी की मां छीनी, किसी का पति छीना। 28 परिवारों को उन्होंने तहस नहस कर दिया। और ये सिर्फ बात 28 परिवार की नहीं थी, ये आक्रमण हमारी भारत माता के सीने पर था। और हम इसको इतना लाइटली ले गए कि आज 13 दिन हो चुके, 13 दिन में हम कुछ नहीं कर पाए। क्या क्या किया हमने 13 दिन में? हमने 13 दिन में वाटर स्ट्राइक किया। वाटर स्ट्राइक हमने 13 दिन में पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया। हमने इन 13 दिनों में यूट्यूब चैनल बंद कर दिए कुछ पाकिस्तानियों के। हमने इन 13 दिनों में एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया पाकिस्तानियों का। और पाकिस्तान के उच्च आयोग के कर्मचारियों को, जिनकी संख्या 55 थी, घटाकर 30 कर दी। तो टोटल सिनेरियो 13 दिन का ये था। इसी बीच पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने शिमला समझौता रद्द कर दिया, उन्होंने भी हिंदुस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए, उन्होंने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, उन्होंने इंडिया के साथ व्यापार बंद कर दिया। तो फर्क क्या रहा? ये हिंदुस्तान ने किया, ये पाकिस्तान ने कर दिया। आतंकवाद को समाप्त करना था, जैसा कि हमारे राजनेता बोलते आए हैं, हमारी सरकारें बोलती आई हैं कि हम चोट करेंगे उस पर जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं। आतंकवादियों को तो मिट्टी में मिलाएंगे ही, हम उनको भी मिट्टी में मिला देंगे जिन्होंने आतंकवादियों को पनाह दी। अब वो कौन है? खुल के अभी तक किसी भी राजनेता ने नाम नहीं लिया दोस्तों। ये बात बुरी तो जरूर लगेगी हमारी सरकारों को, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि हम पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख को और वहां पे पनपने वाले जितने भी आतंकवादी हैं उनको, और जो पनपाने वाले हैं पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ, पाकिस्तानी सेना के सिपाही, पाकिस्तानी सेना के अफसरान, कि हम इनको मारेंगे। वो ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। आज की डेट में हम देखें तो कोई सा भी न्यूज चैनल उठा के देख लो, कोई वार रूम चला रहा है, कोई युद्ध, प्रतिशोध, फलाना ढिकाना, हर एक न्यूज चैनल पे सिर्फ एक ही चीज चल रही है पिछले 13 दिनों से कि युद्ध होने वाला, युद्ध होने वाला, युद्ध होने वाला है। एक दोस्त तो मेरे जानकार थे, दोस्त हैं, उनसे मेरी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि मेरी माता जी हैं, बुजुर्गों ने कोई मतलब नहीं न्यूज वगैरह से क्या है, लेकिन जब पहलगांव का वाकया हुआ था तो उन्होंने भी टीवी देख रही थी, वो भी उन्होंने वो चीज देखी, उनको उस चीज के लिए बड़ी चोट पहुंची। तो उन्होंने टीवी को उस दिन के बाद से जब भी न्यूज आती है वो छोड़ते नहीं, हमेशा न्यूज देखती हैं। और न्यूज देखती हैं उसके बाद में सुबह डेली मुझसे आके पूछती हैं कि बेटा, हर बार सुनने में आ रहा है कि इस बार रात में आक्रमण करेंगे, पाकिस्तान के पास 24 घंटे है, पाकिस्तान में 36 घंटे हैं, कि डेली मुझसे पूछती हैं कि बेटा पाकिस्तान पे बम गिरा दिया हिंदुस्तान ने,
ये नहीं गिराया, कि डेली मुझसे पूछती हैं। तो ये बात एक माँ की नहीं है, ये बात पूरे हिंदुस्तान की माँओं की है, ये बात पूरे हिंदुस्तान की माता बहनों की है, ये पूरे हिंदुस्तानियों के 140 करोड़ आवाम की है, जिसका जवाब हम 13 दिन से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी तक नहीं मिला। अगर यही चीज इंदिरा गांधी रखती, इतना डिप्लोमेटिक होके और अपने वोटरों का ध्यान रखते हुए कि हमारा हिंदुस्तान कहीं इकोनॉमी में डाउन ना चला जाए, तो क्या दोस्तों, सच बताना, तो क्या आज हम उन्हें याद करते? हम इंदिरा गांधी जी को याद क्यों करते हैं? दो चीजों के लिए, खालिस्तानियों का सफाया और पाकिस्तान के दो टुकड़े। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई वो लेडीज, वो शेर ने इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि वो ये काम कर गई। और यही उम्मीद लगा के हम आज की सरकारों से बैठे हैं कि कुछ ऐसा कर जाएं, आप भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएं, कि जब हम अपनी पीढ़ियों को बताएं कि देखो, एक आतंकवादियों ने हमारे सेनानियों पे आक्रमण किया था, तो हमने उसका क्या प्रतिशोध लिया। पाकिस्तान के दो नहीं, हमने 4 टुकड़े कर दिए, बलूचिस्तान अलग कर दिया, अफगान वाला अलग कर दिया, पश्तून अलग कर दिया, और एक छोटा सा पाकिस्तान, हमने एक छोटा सा टुकड़ा उनके लिए छोड़ दिया। कुछ ऐसे कारनामे दोस्तों करने होंगे। एक यूजर थे दोस्तों, एक्स यूजर कन्हैया लाल शरण, उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर आज इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाता। ये तो चुनिंदा कुछ एक्स की पोस्ट है जो मैंने आपको बता दी। लोगों के मन में ऐसे बहुत सवाल हैं, बहुत जवाब हैं, बहुत सारे सवाल हैं सरकार से करने के लिए, लेकिन जवाब कहीं भी नहीं मिला। तो दोस्तों, ये पहलगाम का जो वाकया हुआ, ये जो आतंकी हमला हुआ, ये कोई पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी कई हमले हो चुके हैं, लेकिन 4 बहुत बड़े हमले हुए। 2014 के बाद बीजेपी सरकार में 4 बहुत बड़े हमले हुए। पुलवामा हमला हुआ, गुरदासपुर हमला हुआ 27 जुलाई 2015 को, पठानकोट पे हुआ 2 जनवरी 2016 को, उरी हमला 18 सितंबर 2016 को, अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ दोस्तों 10 जुलाई 2017 को। ये ऐसे 4 बड़े हमले थे जिसमें हमारे सैकड़ों जवान और नागरिकों की जान चली गई। इसके बाद भी दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक चीज की, हाँ, एक्स पर पोस्ट लिख दिया कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं। तो दोस्तों, ये जो निंदा का वर्ड आता है, ये भी बड़ा अजीब है। किसी के परिवार उजड़ गए, किसी की पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, कोई बच्चों का बाप चला गया, बच्चे अनाथ हो गए, बेवाएं हो गई, और हमने एक लाइन लिखी कि इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और आगे हम अपना मूव हो गए। हमने पिछले हमलों से क्या सीखा, और आप क्या सोचते हैं कि ये पहलगाम हमला क्या आखिरी हमला है? नहीं दोस्तों, ये आगे भी होते रहेंगे। जब तक इनकी जड़ों को खत्म नहीं किया जाएगा, ये आगे भी होते रहेंगे। ऐसे ही हम आतंकवादियों का आतंकवाद सहते रहेंगे और एक्स पर पोस्ट लिखते रहेंगे कि ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान में राजनीति है जिंदा, तब तक होती रहेगी यहां पे निंदा। अटल बिहारी जी का कार्यकाल था दोस्तों। अटल बिहारी जी के कार्यकाल में 2 बड़े हमले हुए, एक कांधार कांड, एक संसद पर हमला। कांधार कांड जो कि आपको पता है, विमान अपहरण कर लिया था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। वो प्लेन को कांधार ले गए, हालांकि बीच में पंजाब में रुके थे। पंजाब पुलिस ने उस वक्त बोला था कि आप हमें ऑर्डर दीजिए, जैसा कि मूवियों में, पिक्चरों में दिखाया गया कि आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम इसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि उनके पास तेल ही नहीं है। लेकिन हमारे केंद्र से ऑर्डर नहीं आए कि नहीं, हमारे कमांडो इसको हैंडल करेंगे। कमांडो आने में लेट हो गए और आतंकवादी प्लेन को लेकर कांधार चले गए।
जब आतंकवादी कांधार लेकर चले गए, वहां पे हमने 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा, जिसमें एक मसूद अजहर भी था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उन आतंकवादियों की पहचान के लिए पाकिस्तान के उनके रिश्तेदारों को बुलाया गया था कि ये पहचान ले। तो इससे ज्यादा सबूत और क्या हो सकता था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। चलिए ठीक है, आपने उस टाइम कुछ नहीं किया, लेकिन पता तो चल गया था पाकिस्तानी थे। आने के बाद तो कुछ करते, क्यों नहीं किया आप आक्रमण? तब भी हमारी एनडीए सरकार सोती रही क्या कि हम अब अपनी इकोनॉमी को देखेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को देखेंगे। और सबसे मजे की बात, जब संसद पे हमला हुआ दोस्तों, तो शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि हिंदुस्तान ने, उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सभी सेनाओं के साथ मिलकर एक ऑपरेशन शुरू कराया था, ऑपरेशन पराक्रम, जो कि पूरे 1 साल चला था। उस 1 साल के ऑपरेशन पराक्रम में था कि हम पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को ठोकेंगे। उस वक्त हमारी पूरी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो कि आज की तरह बिल्कुल तैयार है, तीनों, ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। उस वक्त भी ऊपर से ऑर्डर नहीं आए। पूरा 1 साल वो ऑपरेशन चला दोस्तों। और जब ऑपरेशन खत्म हुआ, उस वक्त तक हमारे लगभग 800 जवानों की जान जा चुकी थी, जबकि संसद पर हमले में हमारे इतने लोगों की जान नहीं गई थी। उस ऑपरेशन में हमें बहुत मोटी रकम का नुकसान हुआ, जो कि $3 मिलियन के आसपास बताते हैं, और हमने अपने 800 जवान खो दिए। आक्रमण क्यों नहीं हुआ दोस्तों? हम क्यों नहीं कर पाए कुछ? क्योंकि अमेरिका वहां पे उस वक्त पाकिस्तान के पक्ष में था। अमेरिका ने बोल दिया कि नहीं, कुछ नहीं करना है, शांति से बैठिए। हमारी हिम्मत नहीं हुई और हम कुछ नहीं कर पाए। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका को तो दोस्तों 1971 में जब इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उस वक्त भी अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ था। पूरा विश्व पाकिस्तान के साथ था। उस वक्त हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा था सिवाय रसिया के। लेके चाइना, अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरा विश्व पाकिस्तान के साथ खड़ा था। लेकिन वो अकेली शेरनी थी, क्योंकि उसको अपनी इंडियन आर्मी पर, अपने सैनिकों पर, अपने देशवासियों पर पूरा भरोसा था कि जीत हमारी होगी। और उस नहीं सह पाई उस अत्याचार को जो बांग्लादेश में कर रहे थे हरामी पाकिस्तानी। बहन बेटियों का रेप हो रहा था, वो नहीं सह पाई, वो नहीं देख पाई उनको। वहां पे तो कोई हिंदू नहीं मर रहा था। पाकिस्तानियों ने जब बांग्लादेशियों का नरसंहार किया था, उसमें जो नरसंहार था दोस्त, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे थे। वहां पे सिंगल हिंदू कैजुअलिटी थी ही नहीं। तब भी इंदिरा जी खड़ी हो गई थी अपनी इंडियन आर्मी के साथ कि आप करो, मेरी तरफ से आप फ्री हैंड हो। बात करें हम कुछ दिन पहले बांग्लादेश की, कुछ दिन पहले क्या आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं की बहन बेटियों को रेप किया जा रहा है, गैंग रेप किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनका नरसंहार हो रहा है। फिर भी सरकार की तरफ से एक पोस्ट आता है कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं। क्यों नहीं बचाने गए अपने भाइयों को? क्या वो आपके भाई नहीं है? इतनी अस्थिर सरकार है बांग्लादेश में, इससे अच्छा मौका कहां मिलता? अगर इसी तरह सोचता रसिया, इसी तरह सोचता इजराइल, इसी तरह सोचता अमेरिका, तो आज दुनिया इनको सलाम नहीं करती, दुनिया इनको सलूट नहीं करती। इजराइल ने हमास को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि वहां भी आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर वहां के सेनानियों को मारा। इजराइल नहीं सह पाया दोस्तों, इजराइल नहीं सह पाया, ठोक दिया। और अच्छी तरह से ठोका, ऐसा ठोका कि आने वाली कई सदियों तक हमास उठ नहीं पाएगा। रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, मिट्टी में मिला दिया, सब कुछ राख कर दिया। आतंकवाद पे प्रहार ऐसा होता है। 1971 जैसी स्थिति आज नहीं है, उस समय स्थिति बहुत बेकार थी। उस वक्त हमारी सेना इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उस समय इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तब भी हमने युद्ध जीता। वो हमारी इंडियन आर्मी थी जिसने युद्ध जिताया। और तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सेना पर भरोसा किया। आज क्यों नहीं हो रहा है भरोसा? कब तक सहेंगे हम, कब तक सहेंगे ये आक्रमण? एक डेडलाइन तो बता दीजिए कि ये कब तक हम आतंकवादियों को सहेंगे।
अभी आगे दोस्तों होने वाला क्या है कि जो मुझे लगता है पर्सनली कि कुछ दिन बाद खबर आई कि पाकिस्तान को FATT में डाल दिया, जो कि एक आतंकवादी संगठन कहलाता है कि भाई ये देश आतंकवाद को पनपाता है, फंडिंग करता है। और ये ऐसा पहली बार नहीं है, 2018 में भी पाकिस्तान को उस ग्रे लिस्ट में डाला था। हुआ क्या, 2022 में फिर निकल के आ गया। अगर हम फिर से डालते हैं 4-5 साल बाद फिर निकल के आ जाएगा, लेकिन आतंकवाद तो वहीं रहा। हमने क्या किया? कुछ नहीं। आपने पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का, ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। क्या इस पानी बंद करने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? यह सवाल पूछ रही है पूरे हिंदुस्तान की जनता कि क्या पानी बंद करने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवादी खत्म हो जाएंगे? वहां के जो हुक्मरानों ने आतंकवादियों के कैंप खोल रखे हैं जहां पे ट्रेनिंग देते, क्या वो कैंप बंद हो जाएंगे? तो सरकार हमारी क्या करेंगे? पॉलिटिक्स के अलावा दोस्तों अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। 13 दिन हो चुके हैं, एक पटाखा तक नहीं फूटा है, एक सुतली बम तक नहीं फूटा है। हमें चिंता हो रही है अपनी इकोनॉमी की, सरकार ने चिंता करी इकोनॉमी की कि हम तीसरा देश बनने वाले हैं इकोनॉमी में सबसे बड़े। अरे भैया नहीं चाहिए भैया, हमें तीसरा देश नहीं बनना, हमें 5वां है, 5वां रहने दो, और हम छठे पे चले, हम 7वें 10वें पे चले जाएं। हम अगर तीसरा देश बन भी जाते हैं और आतंकवाद फिर भी ऐसे ही हमारे घर में घुस के बैठा रहेगा, तो हमें उस तीसरा देश बनने का क्या फायदा है कि हम सुरक्षित ही नहीं है। जब एक बाप अपने बच्चे को बाहर भेजता है नौकरी करने के लिए या घूमने फिरने के लिए, उस बाप के दिल में आज भी डर रहता है कि पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा। क्या यह डर आप खत्म नहीं कर सकते? क्या आज की सरकार ने इस डर को एक बाप के दिल से, एक मां के दिल से खत्म नहीं कर सकती? कर सकते हैं। ये वोटों की राजनीति अगर खत्म हो जाए और राजनीति हो सिर्फ देश की, तो ये जरूर हो जाएगा। जो कहा है वो करना दोस्तों जरूरी है। हम सीख सकते हैं अपने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब तक यूपी में हमारे बाबा नहीं आए थे तो उस वक्त यूपी की हालत बहुत ही बुरी थी। यहां पे गुंडई चरम पर थी, राज सिर्फ गुंडों का हुआ करता था। जैसे देश आतंकवाद से परेशान है सदियों से, ऐसे ही हमारा उत्तर प्रदेश सदियों से गुंडों से परेशान था। तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि या तो गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं या फिर ये गुंडई छोड़ दें। जिसने गुंडई की, जिसने दंगाई की, जिसने दंगे किए, मिट्टी में मिला देंगे। विधानसभा में खड़े होकर दोस्तों बोला था योगी जी ने। आज उत्तर प्रदेश का चेहरा देखिए आप, अच्छे से अच्छे माफिया। योगी जी ने बोला मिट्टी में मिला देंगे, उन्होंने परवाह नहीं की वोट की, उन्होंने परवाह नहीं की किसी भी कम्युनिटी की, उन्होंने परवाह की सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की कि मुझे उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त करना है। उन्होंने आज करके दिखा दिया। इतिहास योगी जी को याद रखेगा आने वाले टाइम तक कि हां, योगी जी ने जो कहा वो कर दिया। तो जब उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो सकता है तो क्या ये देश आतंकवाद मुक्त नहीं हो सकता? उन्होंने बोला अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, चुन चुन के मारा, चुन चुन के। किसी की गाड़ी पलटी, किसी के सीने में गोली गई, कोई जेल में मारा गया। एक भी अपराधी को योगी जी ने छोड़ा नहीं, और जितने भी छोटे-मोटे अपराधी थे वो सब आज की डेट में पंचर बना रहे हैं। हमारे केंद्र सरकार ने क्या किया भाई? पुलिस पे आक्रमण किया था ना वो अमृतपाल ने पंजाब के अंदर। आज कहां पर है वो? जेल में बंद है। क्यों नहीं उसको मिट्टी में मिला दिया? क्यों रखे हुए हैं उसको? उसकी भी गाड़ी पलट जाती। तो दोस्तों ये जो आतंकवाद है, इसको साफ करने के लिए दृढ़ शक्ति और दृढ़ इच्छा योगी आदित्यनाथ जैसी होनी चाहिए। वो नहीं देखते आगे पीछे कौन है क्या है। करना है जो करना है, जो प्रदेश के हित में वो करते हैं। और ऐसे ही सरकार को चाहिए कि जो देश हित में हो वो करें। क्यों? क्योंकि पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे खड़ा है। हमारी सरकार के पीछे पूरे 140 करोड़ लोग खड़े हैं।
हमारे देश के पीछे, हमारे प्रधानमंत्री के पीछे ना केवल हिंदू खड़ा है, मुसलमान भी खड़ा है। एक आवाज में बोलता है। मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था एक फोटो कश्मीर में डल झील की, उसमें जो नाव चलाते हैं डल झील में, वहां की जो मोमडन कम्युनिटी है दोस्तों, वो बोर्ड लेके खड़े थे टेररिस्टों के खिलाफ कि हम अपनी घाटी में आतंकवाद नहीं सहेंगे। ये चेंज आया। तो जब हमारे देश का मुसलमान, हमारे देश का हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पूरा कम्युनिटी हमारी सरकार के साथ खड़ी है, तो सरकार को डर किस बात का? अमेरिका जो बोल रहा है उसको बोलने दो। आपके पास कमी किस चीज की है? क्या हमें अपनी सेना पर भरोसा नहीं है? सेना को दोस्तों एक बार फ्री हैंड दे दो, आदेश दे दो सरकारों से। तो हमारी सरकारों से पूरे देश की जनता की यही एक गुजारिश है कि एक बार सेना को आप आदेश दीजिए, ताकि इस बार पाकिस्तान के 2 नहीं 4 टुकड़े हों। और जैसे इतिहास में याद रखी गई हैं इंदिरा गांधी जी, ऐसे याद किए जाएं आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दृढ़ इच्छा तो उनकी है, लेकिन पता नहीं क्यों आज शक होने लगा जनता को कि उन्होंने बोला तो है मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन पता नहीं मिट्टी में मिलाएंगे कैसे। क्या इकोनॉमिकल उनको मिट्टी में मिलाएंगे? क्या उनको ग्रेजुएशन में डाल के मिट्टी में मिलाएंगे? क्या उनका पानी बंद करके मिट्टी में मिलाएंगे? क्या वहां के कुछ यूट्यूब चैनल बंद करके मिट्टी में मिल जाएंगे? वो कैसे आतंकवाद खत्म होगा? तो हो सकता है कि हम लोगों के प्रयास से ये बात हमारी सरकार तक पहुंचे और वो कुछ एक्शन ले। इतिहास आपको भी याद रखे, आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को भी याद रखे कि पाकिस्तान आदमी घटनाएं की और उसके 4 टुकड़े कर दिए। और आज तो दोस्तों हमारे साथ अफगानिस्तान खड़ा है, जो कभी खड़ा नहीं हुआ किसी भी युद्ध में। बलूचिस्तान के लड़ाके खड़े हैं जो कभी खड़े ही नहीं हुए। 3 से 4 टुकड़े आराम से होंगे, आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। तो क्या हम हर बार की तरह इस बार भी फिर निंदा करके बैठ जाएंगे? क्या ऐसे ही कुछ दिन बाद टीवी चैनल इस चीज को खत्म कर देंगे कि अब युद्ध नहीं होने वाला? क्या हमारा ये माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है कास्ट सेंसर्स लाके? क्या हमारा माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है नई नई पॉलिटिक्स करके? बात अगर युद्ध की थी तो युद्ध पे रहनी चाहिए थी, चुनाव पे नहीं आनी चाहिए थी। तो दोस्तों 13 दिन बाद आज कुछ नहीं हुआ, इसलिए इंदिरा गांधी जी की याद आई। इतिहास के पन्नों को हमने छेड़ा। इतिहास में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, उम्मीद करते हैं कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी कुछ ऐसा करके जाएंगे अपने जीवन काल में कि पाकिस्तान की नस्ल तक याद रखेगी कि कोई प्रधानमंत्री आया था जिसने पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए और आतंकवाद नाम की चिड़िया को ही जड़ से खत्म कर दिया। कुछ ऐसा एक बार करने के लिए जो धैर्य होना चाहिए, जो साहस होना चाहिए, एक बार वो साहस हमारी सरकारें दिखाएं और हमारी 140 करोड़ जनता जो टीवी पे दिन रात आंख लगा के बैठी रहती है कि कब युद्ध होगा, कब युद्ध होगा, कब हमें इंसाफ मिलेगा, कब उन आतंकवादियों को मारा जाएगा, कब उन आतंकवादियों के पनाहगारों को मारा जाएगा, उनकी इच्छा पूरी हो। नमस्कार दोस्तों, आवाज दिल से में आज इतना ही। मुकेश भारद्वाज के साथ नेक्स्ट टाइम कुछ इसी तरह का टॉपिक लेके आएंगे। और दोस्तों सिर्फ आपको 0.5 सेकंड लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में और इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की न्यूज़ जानने के लिए और न्यूज़ में अपडेट रहने के लिए देखते रहिए दोस्तों आवाज दिल से।